जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्वेश्चंस जो है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे शुरू किया हुआ है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस देखा था, जो 30 दिसंबर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है पार्ट बी का रियल एनालिसिस का, उसमें एक ही क्वेश्चन था जिससे बहुत सारे रिजल्ट, थ्योरियाँ और बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना थी। बाकी जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ रिजल्ट बेसिस थे, डायरेक्ट थे, इसलिए उसको हमने पिकअप नहीं किया है। हाँ, इस ईयर जो पार्ट का जो CSIR नेट में जो क्वेश्चन बना था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले पार्ट से अच्छे क्वेश्चन पार्ट बी में बनाए गए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उसमें हमने क्वेश्चंस को यहाँ पिकअप किया हुआ है। देखिए, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और पेन कापी लेके बैठ जाइए। तमाम से रिजल्ट्स की बात होगी यहाँ, बहुत सारी थ्योरी भी हम लोग डेवलप करेंगे क्वेश्चन के दौरान। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेट FG बी इंटायर फंक्शंस सच दैट, ये दिया, दिस इज द योर कीवर्ड्स, दिस इज द इंटायर फंक्शंस। अब इंटायर फंक्शंस लिखा है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए। सच दैट कह रहा है कि इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों की वैल्यू 1 देता है। फॉर सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, कोई पॉजिटिव इंटीजर n है आपके पास जिसके लिए उसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इसकी बात कही गई है। हम ऑप्शन पे नहीं चलते हैं, हम इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। अगर वो सारी चीज़ें दी हुई हैं तो उससे जो छन के जो चीज़ें निकलेंगी क्या आएंगी कि ये और ये इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या क्या हमारा रिजल्ट आएगा, हम सॉल्व करेंगे, किन किन थ्योरी की मेरी ज़रूरत पड़ेगी, सारी वो बातें होंगी। अब जैसे यहाँ f और g जो है इंटायर फंक्शन है, तो कोई एक मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे यहाँ एक गिवन है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटिव f ऑफ z अपॉन z रेज टू द पावर n की वैल्यू 1 है। f इंटायर है, g भी इंटायर है। तो पहले मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर सिमिलरली दूसरे को देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ कहा है कि f इंटायर फंक्शन है और f ऑफ z अपॉन z रेज टू द पावर n की जो वैल्यू है व्हेन z टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव 1 देता है ये। अच्छा, जब इंटायर फंक्शंस की बात होती है ना तो वहाँ बहुत सारी बातें आती हैं। तो क्या इंटायर फंक्शंस में हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, ये सोचने की ज़रूरत है कि जब क्वेश्चंस में कोई चीज़ दी हुई है तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो उसे f अगर कोई फंक्शन से इंटायर है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हमें उन चीज़ों में से उनको छांटना है जो कुछ इसको टच देगा। क्या ऐसे इंटायर फंक्शंस में मैं वो चीज़ें लिख सकता हूँ जिसमें z का पावर इन्वॉल्व होता है क्या। तो ये एक हमारा थ्योरी है और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है कि एवरी इंटायर फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनफाइनाइट पावर सीरीज। वो टेलर सीरीज़ का जो एक्सपेंशन होता है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, इसको आप ध्यान दें, क्योंकि इस पर CSIR नेट वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। बड़ा इनका एक पेटेंट टाइप की ये चीज़ें होती हैं कि इंटायर फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई ये इनफाइनाइट पावर सीरीज। और वो इनफाइनाइट पावर सीरीज होगा जिसका रेडियस जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये भी एक हमारा इंटायर फंक्शंस का ज़बरदस्त रिजल्ट है कि जो पावर सीरीज बनेगी, अगर f ऑफ z इंटायर फंक्शन है और उसको एक्सप्रेस करके हम इनफाइनाइट पावर सीरीज में लिख रहे हैं, तो वो जो इनफाइनाइट मेरी पावर सीरीज जो बनती है ना, उसका रेडियस इन्फिनिटिव होता है। दिस रिजल्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस CSIR नेट वाले या जो नेशनल लेवल मेरे मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। जैसे ये रिजल्ट है, थ्योरी है कि जो इंटायर फंक्शन है, एवरी इंटायर फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर रिटेन एज बाई एन इनफाइनाइट सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ z रिटेन एज समेशन n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0 an zn, राइट। इसका मतलब यही है a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस n डॉट सो वन an zn प्लस n डॉट सो। दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज, पावर सीरीज लिखा जा सकता है। आप पावर सीरीज में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज नहीं। अगर इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं तो वो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, इनफाइनाइट पावर सीरीज में हम उसको लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ कुछ ZN का यहाँ टच मिल रहा है, क्योंकि वहाँ ZN है। देखिए इसकी वैल्यू 1 है, तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा हमारा A0 A1z A2z स्क्वायर प्लस n डॉट्स 1 AN z रेस टू दी पावर n प्लस AN प्लस 1 z रेस टू दी पावर n प्लस 1 n डॉट्स 1 अपान z रेस टू दी पावर n। अब इसकी वैल्यू 1 है, राइट। अच्छा, अगर मैं z इन्फिनिटिव की ओर अगर मैं टेंड करता हूँ तो फिर तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी। अच्छा, एक रिज़ल्ट भी होता है कि अगर हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव z रेस टू दी पावर अगर n है ये, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 होगी या इन्फिनिटिव होगी। वो माड ऑफ z पे हमारा डिपेंड करता है कि लेस देन 1 है, कि माड ऑफ z ग्रेटर देन 1 है, या माड ऑफ z 1 है। अगर माड ऑफ z 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो बहरहाल ये सब बातें आएंगी, कभी हम इसका बड़ा धड़ल्ले से यूज़ करेंगे, अभी ये सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ एक और रिजल्ट है कि ये इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म है, ये तो पक्का है, नो डाउट। z अगर इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। हाँ, किसी स्टूडेंट के दिमाग में बात हो सकती है कि A1 A2 A0 जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जनरली कोफिशिएंट्स हैं या रियल नंबर्स, तो अगर ये माइनस है तो माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव एक होता है। ये तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस का एक बड़ा कमाल था, जहाँ हमारा प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव एक हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में दोनों एक होता है, तो इसलिए यहाँ वो लफड़ा नहीं है कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कहीं आ जाएगा तो क्या होगा, उससे हम यहाँ टेंशन से जो है ना बरी हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म है, z रेस टू दी पावर n है। तो क्या किया जाए, इसको n टाइम्स आप वो लिपिटल रूल आप लगाइए। तो अगर हम इसको n टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो सारी इनकी कहानी फिनिश हो जाएगी। ये मिलेगा फैक्टोरियल n, ओके, और ये हो जाएगा an प्लस व्हाट इज़ दिस, ये हमारा होगा an प्लस 1 z रेस टू दी पावर n प्लस 1। तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 आएगा और an प्लस 1 यहाँ इंटू z हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट an प्लस 2 और z स्क्वायर हो जाएगा प्लस n डॉट्स 1 अपान व्हाट फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1। हम इसके बाद वाले टर्म में बड़े इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, अभी देखिए वो कौन सा यहाँ गुल खिलाएगा। तो ये हो गया हमारा लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये हमारा मिलेगा व्हाट, दिस इज द योर an प्लस ये हमारा हो जाएगा an प्लस 1 z प्लस सम प्रोडक्ट ऑफ n के पावर्स में जो आएगा an प्लस 2 z स्क्वायर प्लस n डॉट्स 1। अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू 1 है ये। अब अगर z इन्फिनिटिव की ओर यहाँ टेंड करेगा तो ये तो इन्फिनिटिव होगा, ये भी इन्फिनिटिव होगा, सारी चीज़ें इन्फिनिटिव की ओर आने लगेंगी। अच्छा, यहाँ an मेरा बचेगा। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो अब थोड़ा यहाँ थिंकिंग करिए कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी, क्या कंडीशन होगी। जब इसके लिमिट अंदर ले जाएंगे तो यहाँ तो कोई बवाल है नहीं, ये तो an हो गया, ठीक है। an प्लस जब हम लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटिव अंदर ले जाएंगे तो ये साहब क्या कहेंगे, ये तो भारी प्रॉब्लम में हो जाएंगे। तो ये n इंटू n, ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये सॉरी an प्लस 1 है, ये इन्फिनिटिव ना हो, ये बर्बाद ना हो, 1 ही रखे ये। तो ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद ये जो कांस्टेंट है an प्लस 1 an प्लस 2 ये सारे हमारे 0 होने चाहिए। अगर ये 0 नहीं होंगे तो z इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेंगे तो कभी 1 नहीं होगा, नेवर, 1 हो ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं। तो 1 बनने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू मतलब जो कांस्टेंट है वो टर्म मेरे 0 हो जाने चाहिए। तो मीनिंग क्या हो जाएगी कि an प्लस ये हमारे सारे टर्म यहाँ 0 हो जाने चाहिए, ऑल दिस फैक्टर इज 0 हियर इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू 1 आई, इसे कहने का मतलब ये है कि जो हाँ an है, जो पॉलिनोमियल है, सॉरी वो जो हम f ऑफ z लिख रहे हैं उस f ऑफ z में जो an कोफिशिएंट है 1 है, और इसके बाद जो टर्म्स हैं यानी an प्लस 1 an प्लस 2 एंड डॉट्स 1 दीज आर ऑल इज इक्वल टू 0 हियर, ओके।
बाई दिस कंडीशंस इसकी वैल्यू 1 मिलनी है, तो फिर 1 कब मिलेगा? अब यहाँ जेड इन्फिनिटी की ओर आप टेंड करेंगे तो अगर ये कोई कांस्टेंट तो फिर तो इन्फिनिटिव दे देगा ना, फिर ये तो इन्फिनिटिव दे देगा, ये कहीं बर्बाद कर देगा। तो ये इन्फिनिटिव ना हो, क्या संभावना हो सकती है? संभावना सिर्फ यही होगी कि an+1 0 होना चाहिए, और कोई संभावना तो बचेगी नहीं। मतलब इसके बाद के टर्म जेड के जो टर्म्स हैं वो बचने ही नहीं चाहिए, जेड आने ही नहीं चाहिए। अगर जेड आ गया तो बर्बाद कर देगा, पूरी कहानी को फिनिश कर देगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं, कि ये साहब 1 हो रहे हैं। तो अगर ये 1 हो रहे हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि an के बाद जो कोफिशिएंट्स हैं an+1 an+2 उनको 0 होना पड़ेगा, और इसको 1 आना है। तो दिस इज द an=1। तो जो हमारा f(z) बना, जिसको हमने समेशन n वेरी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी an और z⁻n लिखा था, उसमें क्या होगा? अच्छा, a1 a2 a0 a1 a2 वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें बाकी के टर्म हमारे 0 हो जाएंगे। तो f(z) इज व्हाट? a0 प्लस a1z प्लस a2z² प्लस n⁻1 an की वैल्यू मेरी 1 आ गई है, z⁻n, तो ये 1 हो गया, यहाँ हो गया z⁻n प्लस an+1 an+2, उसके बाद के सारे टर्म मेरे 0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हमारा जो f(z) निकला है, f(z) इज ए पॉलिनोमियल, कितने डिग्री का है? आप डिग्री n, हो गई बात है। इसी तरीके से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ अंडर दैट कंडीशंस gz इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसका an का कोफिशिएंट वहाँ 1 होगा, राइट। तो अब तो बात कुछ समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट क्या, रिजल्ट है, कैसे हमारी थ्योरी यहाँ खड़ी हुई है, ये सब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इनको डिलीट कर दूँ, कोई इसकी अब ज़रूरत नहीं है। आप इसको ध्यान से नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी f(z) अपॉन z⁻n इज इक्वल टू 1, ये इम्प्लाइज करेगा कि f(z) जो होगा हमारा ये होगा, राइट, प्लस z⁻n। लिमिट सिमिलरली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि g(z) अपॉन z⁻1 1 जो दिया है, यहाँ g(z) कोई b0 प्लस b1z प्लस b2z²। अब जब b0 b1 b2 क्या होगा, इसको मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ, 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये तो 0 नहीं हुआ, हमने प्रूफ किया कि z⁻n का जो कोफिशिएंट an है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये मेरा हो गया, यहाँ f(z) g(z) होगा। अब वो ऑप्शन क्या बनाएगा, क्या ऑप्शन क्रिएट करेगा भाई? ये तो हो गया, आपके पास मिल गया ना, ब्रह्मास्त्र तो मिल गया। अब आप गेम खेलिए बैठ के कि f(z) आपके पास पॉलिनोमियल हो गया, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब इसमें कोई क्या ऑप्शन बनाएगा, क्या कोई ऑप्शन घुमाएगा? देखिए, अब ऑप्शन देख लीजिए क्या है। f=g, नो, ये बात तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। f=g तभी होगा जब a0 = b0 a1 = b1, ये सभी होंगे। तो ये सभी होंगे तो ऐसा तो कोई प्रूफ में मेरी बात निकल के आई नहीं है, बस सिर्फ ये आया है कि ये पॉलिनोमियल है, n डिग्री का है, जहाँ an की वैल्यू 1, बस इतना ही आया है, और उससे ज़्यादा तो कुछ आया नहीं। अच्छा, f-g नेसेसरी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1 s। अगर आप f-g निकालेंगे तो क्या आएगा? a0 माइनस b0 प्लस a1 माइनस b1, यहाँ हो जाएगा z प्लस n⁻1। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट जो होगा an-1 bn-1 z⁻n-1। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन r = n-1। f-g नेसेसरली ये पॉलिनोमियल, कह रहा नेसेसरली ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1, मतलब लेस देन r = 1 डिग्री होनी चाहिए। यस है, f-z की जो मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो n-1 होगी। ये 0 भी हो सकता है, इसलिए वहाँ एट मोस्ट वर्ड यूज़ किया है। वहाँ भी देखिए लॉजिक है, वहाँ भी कंसेप्ट है, कैसे वो घुमाया हुआ है कि एट मोस्ट, अगर वहाँ एटलीस्ट लिख देता तो फिर वो बर्बाद हो जाता, और फिर वो ऑप्शन गलत हो जाता, फिर वो ऑप्शन सही ही नहीं होता। पॉलिनोमियल भी कहाँ है, f(z) पॉलिनोमियल आना है, तो पॉलिनोमियल आना तो उनकी मजबूरी है, जब ऐसा क्वेश्चन बना दिए तो ऑप्शन लिखने के लिए वो बाउंड हो गए हैं। तो f-g नेसेसरली ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1, ठीक है, 100% राइट। ये साहब तो फिनिश हो गए। क्या क्या, देयर एग्जिस्ट f(g) विद दीज प्रॉपर्टी सच दैट f-g इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। नहीं, ऐसा नहीं है, डिग्री n तो होगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगी, वो नहीं होनी है, डिग्री n नहीं हो सकती है। तो हमने प्रूव किया कि एटमोस्ट डिग्री n-1 होगी, तो फिर ये तो बात गलत हो गई।
अब यहाँ ये नहीं कि ऑप्शन सही है तो गलत होगा, वो गलत है सही नहीं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं, हमने सारी चीज़ों को प्रूव कर दिया है। फोर्थ क्या है देख लीजिए कि देयर एग्जिस्ट एफ जी विद दीज प्रॉपर्टी, मतलब वो जो प्रॉपर्टीज रख रहा है, सच दैट एफ माइनस जी नॉट ए पॉलिनोमियल। नहीं साहब, ये सब बकवास बातें आप कर रहे हैं, सब बकवास बातें हो रही हैं, वो पॉलिनोमियल ही है। नाउ वी हैव प्रूव दिस। तो आप क्वेश्चन जब भी लगाएं ना तो ऐसे आप उसको प्रूव करने का प्रयास करें, और प्रूव के दौरान जितनी थ्योरी पलटनी पड़ रही है, रिजल्ट देखना पड़ रहा है, सारे रिजल्ट और थ्योरी देखें। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन इंटायर फंक्शंस पे क्रिएट करता है तो एक बार जरूर अपने दिमाग में सोचिए कि उसको हम ये इनफाइनाइट पावर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो लिख के देखिए कि क्या क्या जो है रहस्य निकल के सामने आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।